जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और अभी तक आपने कर लिया है कक्षा 10 गणित का पाठ 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। और अभी तक आपने प्रश्नावली 1 में पढ़ा है HCF निकालना, मासा महत्तम समापवर्तक मासा निकालना, और इससे एक प्रश्न आता है हर साल मासा निकालने का। ठीक है, तो अब इस प्रश्नावली में क्या पढ़ने वाले हैं? इस प्रश्नावली में भी हम पढ़ेंगे मासा और लासा दोनों निकालना पढ़ेंगे। क्यों भैया? फिर वही पढ़ेंगे। और अभी जो पहली प्रश्नावली हमने पढ़ा उसे पढ़ा था भाग विधि कहते हैं, वो उस विधि का नाम था भाग विधि। और इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे मासा निकालना उसे कहते हैं गुणनखंड विधि। समझ रहे हो? तो गुणनखंड विधि को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो क्या कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भाई? तो आपको पता है कि एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? हाँ, और एक दूसरी होती है अभाज्य संख्या, जिसकी हमने बात कर ली है ऑलरेडी इसी पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या थी? भाज्य वो संख्याएं हैं जो कि खुद से भाग चली जाएं। ठीक है, खुद को खुद से भाग दिया जाए चली जाए, एक से भाग दिया जाए चली जाए, और भी किसी संख्या से भाग दिया जाए तो चली जाए। समझ रहे हो बात? जैसे कि 4, 6 है, 3 से भी चली जाएगी, 1 से भी चली जाएगी, और खुद से भी चली जाएगी। समझ रहे हो ना बात? अभाज्य संख्या क्या है? जिसे कहते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद से भाग जाए, एक से भाग जाए, और किसी भी संख्या से भाग ना जाए। भाग जाने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम उसे भाग करें तो वो दशमलव में नहीं, वैसे ही कट जाए। उनका शेषफल जो नीचे आता है शेषफल, वो 0 आ जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, तो समझ रहे हो भाज्य और अभाज्य संख्या। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है? अगर कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे 6 ले लिया, तो इसको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। जैसे 6 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। ठीक है, और 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बात करते हैं 12। 12 है भाज्य। ठीक है, ये 6 से चली जाएगी, 2 से चली जाएगी, खुद से चली जाएगी, 1 से भी भाग जाएगी, तो इसको भी हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 2 गुणा 3। ठीक है, और फिर 2। ठीक है, अब यहां पे देखो तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, और इसी को फिर लिख देते हैं हम इसकी घात में, क्योंकि 2 दूना 4, 4 3 12, और 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2 गुना 3। समझ रहे हो? तो जो भी संख्याएं हैं ये क्या है? अभाज्य संख्या ही है। तो इसी तरीके से कोई भी भाज्य संख्या हो उसको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। इसी चीज को बोला गया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो इसको आप परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो ये कहती है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन देखना तो आप वेबसाइट विजिट करना upboardclasses.com, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना? अब यहां पे अद्वितीय का मतलब समझ लो। अद्वितीय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड के रूप में। तो ये क्या थी? ये भी अभाज्य संख्या, ये क्या है? गुणनखंड के रूप में लिखा है, और इनको घातों के रूप में भी लिख दिया है, और ये आया है। तो यहाँ पे अद्वितीय का क्या मतलब है? अद्वितीय का ये मतलब है कि अगर 12 है और उस पे अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाते हो तो उसको इसी के ही रूप में लिखा जाता है। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, सिर्फ एक वही है। तो 2 की घात 2 गुना 3 ही लिखा जाएगा अगर 12 का आप उस पे अंकगणित प्रमेय लगाते हो तो। समझ रहे हो ना बात? तो यही कहता है। क्लियर है बात? ओके, मिटाई से। इसके बाद हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि। है क्या भाई? जिससे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, और इसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इससे इस विधि से एलसीएम भी निकलता है, लासा भी निकलता है और मासा भी निकलता है, एचसीएफ भी निकलता है। एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखो अब यहां पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। जैसे हम ले लेते हैं 18 और 24, दो भाज्य संख्याएं ले लेते हैं, इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। गुणनखंड वही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे और अपरिमेय संख्या के रूप में करेंगे और उसके घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो ये 2 गुना, और इसको चलो करेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई होगी उसको ऐसे रखना है, सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से 4 से करते जाना है। तो हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, तो कर देंगे तो 9 आ गया। फिर 2 से 9 जाएगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब फिर ये 3 है, फिर 3 से जाएगा, हाँ 3, तो ये 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखा जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। तो समझ रहे हो ना गुणनखंड आपको कैसे करना है, ऐसे जो भी संख्या है उसको 2 से भाग दो, अगर जा रहा है तो ले जाओ, नहीं तो फिर आगे 3 से भाग दो, 4 से दो, 5 से जो जिससे जाए उससे कर दो, और उसको इस रूप में लिखो और इसको फिर घात के रूप में बनाओ। तो इसको यहाँ पे 2 तो एक ही है, पर 3 क्या है, 2 बार है, तो 3 को हम लिख सकते हैं इसकी घात 2, समझ रहे हो। 24 है, 24 का भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका गुणनखंड पहले हम 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 12, हाँ जी जाएगा, तो 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 नहीं जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एक कम 3, जब तक ले जाना जहां तक वहां पे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और इसको अब घात के रूप में लिखना है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुना 3, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां पे आता है कि हमें लासा कैसे निकालना है भैया, ये तो ठीक है हम निकाल समझ ले कैसे कर लिया, लासा और मासा। तो HCF मासा बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा हमें किसका निकालना है, 18 और 24 का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं, उनको हमने गुणनखंड विधि लगाया, उसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगाई और उसको इस रूप में लिख लिया। अब हमें यहां पे देखना होता है उभयनिष्ठ संख्या, किसके लिए, HCF मासा के लिए, महत्तम समापवर्तक के लिए हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी होती है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी दोनों में है और 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों संख्याएं हैं। अब क्या देखना है, उभयनिष्ठ हो और उसकी सबसे छोटी घात हो। तो 2 अगर हम देखते हैं उभयनिष्ठ है, हाँ 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसकी सबसे छोटी घात क्या किसमें है, ये वाली है, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और फिर गुणा कर लेंगे। और कौन सी उभयनिष्ठ है, 3 भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, इसकी सबसे छोटी घात, तो छोटी घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, जिसके ऊपर एक भी घात नहीं लगाई गई होती, मतलब 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, और इन्हीं का गुणनखंड जो आएगा वही हो जाएगा आपका क्या, मासा, HCF महत्तम समापवर्तक। ये कितना आसान है ना, वहां पे हमें कितना भाग करते जाओ, फिर ये करो वो करो, ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ गए। लासा LCM, लासा लघुत्तम समापवर्तक, इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, ठीक है। लासा लिख देंगे LCM और ये कॉमा ये, इन दोनों संख्याओं के बीच में निकाला जा रहा है। और अब इसमें लासा में क्या करना है, हमें इन संख्याओं में देखना है, प्रत्येक संख्या को लिखनी है, ठीक है, प्रत्येक संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखना है और उनकी सबसे बड़ी घात को लिखना है। मासा में क्या था, सिर्फ उभयनिष्ठ संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखना था और उनकी सबसे छोटी घात, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या और सबसे छोटी घात का गुणनखंड के रूप में लिखना था मासा में। और लासा में हमें लिखना है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में और उसकी सबसे बड़ी घात वाली। तो देखो प्रत्येक में हमारा 2 भी आएगा, ठीक है, अगर कॉमन होगा तो एक ही बार, जो उभयनिष्ठ होगा तो उसे एक बार ही लिख लेंगे। तो प्रत्येक 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को लिख लेंगे। इसकी सबसे बड़ी घात यानी कि 3 है,
ठीक है, गुणन, फिर 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक 3 हम लेंगे और उसकी कौन सी घात लेंगे, जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2, ठीक है ये, और फिर हम इसको गुणा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 4 8 हो गया, और 8 गुना 9 9 8 72, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 72। समझ पा रहे हो बात को? लासा और मासा कितना आसान है ना। तो अगर HCF की जगह पे आप नोट करना चाहो इसकी परिभाषा, HCF निकाल के ऐसे लिख के कि लिख लेना, ऐसे बना के कि HCF क्या होता है। HCF क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। और LCM मासा, महत्तम समापवर्तक, लासा LCM वो क्या है, वो है प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। प्रत्येक मतलब सारी संख्याओं को लेंगे, जो दोनों में है उनको एक बार ही लिखना है, ये बात याद रखना। समझ गए बात? परिभाषा लिख ली, ठीक है, इसे मिटाया जाए। ओके, अंदर उदाहरण संख्या 7 दी गई है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण संख्या 7 हम करते हैं, 96 और 404। ये उदाहरण है आपका 7वां, ठीक है, और इसमें 2 संख्याएं हैं आपकी, 96 है और 404 का आपको LCM और HCF दोनों निकालना है। तो सबसे पहले LCM HCF निकालने के लिए आपको इसमें अंकगणित या आधारभूत प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले 96 का करते हैं। तो 96 को हम गुणनखंड विधि में लिखेंगे इसे। तो इसको लिख सकते हैं, पहले 2 से ले जाएंगे तो ये 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो लास्ट में एकदम 1 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये 2 कितनी बार है, 5 बार है, यानी कि 2 की घात 5 गुना 3, ठीक है। दूसरी संख्या है 404, इस पे भी हम गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, नहीं 2 एकम या 2 दहम 20 और 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा ये, अब ये है 101, 101 किसी से नहीं जाएगा, ये है अभाज्य संख्या, तो यानी कि ये अब खुद से ही जाएगा, तब एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 404 को, ये है आपका 2 गुना 2 की घात 2 गुना 101। समझ रहे हो बात को? हाँ जी बिल्कुल। अब HCF महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, इसका और इसका। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हमें क्या देखना था, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे 2 है और इसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 घात 2। और कुछ है उभयनिष्ठ? नहीं, तो कुछ और नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका जो HCF महत्तम समापवर्तक आएगा वो 4 है। LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या होता था, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो प्रत्येक में सारी संख्याओं को हम देखते हैं, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 की देखेंगे, इसमें दोनों में है, पर सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 3 यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, तो यानी कि 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे 101 है, वहाँ पे नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, और फिर हम इसका गुणनखंड गुणा कर लेंगे। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 16 दूना 32 और 32 गुना 3
3 से इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3, और फिर 32 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9696। ठीक है, तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, HCF और LCM। और यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक संबंध है LCM और HCF के बीच में, वो संबंध भी समझ लो, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो ये है 404 गुणा 96, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, तो 2 यहीं पे लिख जाएगा, 4 छंग 24। ठीक है, 9 से करेंगे, 9 चौक 36, 3 और फिर 3 और 9 चौक 36। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 7 8 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो LCM और HCF आया है इनका गुणा करें तो HCF आया है 4, LCM आया है ये, और इनका हम गुणा करेंगे तो ये 4 24, 4 छंग 24, 2 और 9 चौक 36 38। ठीक है, 3 और 4 छंग 24 और 24 और 3 27। ठीक है, 2 और 4 9 36 और 2 38। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जब इसका और इसका गुणा किया तब भी यही आया, और इन दोनों संख्याओं का भी गुणा किया तब भी यही आया। इसका मतलब इनके बीच में एक संबंध है कि अगर मैं इसको और इसको गुणा कर रहा हूं तो ये किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है HCF गुणा LCM। इन्हीं संख्याओं का LCF और LCM का गुणा किया, ये लो HCF था LCM था तब भी यही आया, और इन दोनों संख्याओं का खुद से गुणा किया तब भी यही आया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है कि LCM गुणा HCF बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, इसका यूज होगा बहुत ज्यादा प्रश्नावली में। ओके, नोट कर लेना कि कोई भी संख्या दी गई है उसका गुणा करो और वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दो संख्याओं का LCM और HCF के गुणा की, और इसी के बेस पे फिर हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब इन नियमों को थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई दो संख्या है A और B, इनका हम गुणा करते हैं तो ये किसके बराबर हो रहा है, इन्हीं संख्या के HCF गुणा LCM से। ये संबंध हमने पढ़ा भी। हाँ, अब मान लो किसी प्रश्न में आपको कोई दो संख्या दी गई है और बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का LCM भी आपको दिया गया है, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है HCF, ये चीज पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तब आपको क्या करना है, जो दो संख्या दी गई हैं उनका गुणा कर लेना है। ठीक है, और जो LCM दिया गया था उससे भाग दे देना है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन इसके हिसाब से एक इक्वेशन समझो। इक्वेशन क्या कहता है कि आपको जो चीज निकालनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी जो भी है उसे उधर भेजो। तो हमें LCM निकालना था, HCF निकालना था, LCM दिया गया था। LCM को जब इधर भेजेंगे ना, इधर, तो ये क्या है, गुणा में है। इसको सीधा समझना, ये समझ लो आपका दोस्त है, आप इसे भगा रहे हो अपने पास से, और जब भगाओगे तो भाई वो आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो आपके साथ गुणा में था, जब आपने इधर भेजा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इनके साथ भाग में हो जाएगा। तो LCM भाग में हो गया इनके साथ, और आप इधर HCF अकेले रह गए। ठीक है, ऐसे। और मान लो कोई प्रश्न में दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं और HCF दिया गया है, LCM पूछ रहा है, तब क्या करोगे? तो भाई LCM आपको निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो आप HCF को उधर भेजोगे। तो HCF इधर क्या है, इसके साथ गुणा में है, और इधर जाएगा तो ये भी भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर से सिर्फ इधर भगा रहा है तो गुस्सा होकर उसका उल्टा ही काम करेगा। इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर फिर बचा रहेगा इन दोनों संख्याओं का गुणा अपॉन में HCF। तो ये दो संबंध आ जाते हैं, और इनको आप अच्छे से नोट कर लो, इनका यूज होगा। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ आपको वही इसको गुणनफल के रूप में लिख देना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना है बस। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें से मैं बता देता हूं एक प्रश्न, कौन सा बताऊं, तीसरा बता दूं क्या? चलो तीसरा बता देता हूं, इसका तीसरा पार्ट जो है। बाकी पार्ट आप नहीं, अगर आपसे होता है तो आप upboardclasses.com वेबसाइट पे जाके देख लेना सॉल्यूशन। बाकी मैं समझा यहीं पे दे रहा हूं एक प्रश्न। हाँ, पहले का तीसरा बता रहा हूं जो कि है 3825, 3825 है फर्स्ट का। थर्ड वाला है
3825। इसको सिर्फ आपको बस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना था, ऐसे लिखना था, ठीक है। क्या ये 2 से भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, सम संख्या होती तो जाता, ठीक है, तो नहीं जाएगा। 3 से चांस हो सकता है, देख लेते हैं करके। 3 से करते हैं तो यहाँ से एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 आएगा 22 हो जाएगा, 3 से 21 और फिर 15 चला जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से हम ले जाते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 3 सते 21 और फिर एक आ जाएगा 15 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा क्या, देख लेते हैं करके। हाँ चला जाएगा। तो ये 3 चौक 12, ठीक है, और फिर ये 7, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर देखते हैं जाएगा क्या 3 से, नहीं अब नहीं जाएगा। 4 से नहीं, 5 से जाएगा अब, ठीक है। 5 से तो 5 8 40, ठीक है, और 5 25 बचा इधर, तो 5 पचम 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा बिल्कुल जी 85, ये 5 से जाएगा ही, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ से 3 आएगा 35, 5 सते 35। अब आ गया 17, 17 अभाज्य संख्या, ये खुद से ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप 38 25 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो इसको हम अभाज्य हैं ये सारी संख्याएं, ठीक है, और इनको गुणनखंड कर दे रहे हैं हम, इनका गुणनखंड कर दिए और इनके गुणा के रूप में हम लिख देंगे। और फिर इसी को लिख देते हैं 3 की घात 2 अगुणे 5 की घात 2 अगुणे 17। तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो बाकी जो इसमें है 5 पार्ट है, एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी आप कर लेना। ना समझ में आए तो आप upboardclasses.com वेबसाइट विजिट कर लेना, वहां पे आपको इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जो पूर्णांक दिए गए हैं नीचे युग्म दिए गए हैं इनके पेयर, उनका LCM और HCF ज्ञात कीजिए और तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो ये दोनों संख्याओं इनका गुणनफल क्या LCM और HCF के बराबर है, उसके गुणनफल के बराबर हैं, ये हमें जांच भी करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सीधा सा हम सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे और HCF निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम दोनों संख्याओं का गुणन करेंगे, गुणनफल करेंगे, वो संख्या जो आएगी, और फिर LCM और HCF संख्या जो आई है उसका गुणनफल करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो ये सही है, जांच हो गई, ठीक है, कि ये समीकरण जो होता है बराबर होता है। अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और वैसे हमें पता है सही है, तो सारी संख्याएं बराबर ही आने वाली हैं। तो इसका मैं चलो पहला पार्ट पहले करा देता हूं, 2 करा देता हूं, तीसरा आप करना इसका। हाँ 2 कराऊंगा बस मैं। तो दूसरे का पहला है 26 और 91। दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है 26 और 91, 91। इसका LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर हम इसका कर ले रहे हैं, 2 से जाएगा 26, हाँ जी 2 से जाएगा, ठीक है। 13 आ गया, 13 क्या है, अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं जाएगा, खुद से ही जाएगा। 91 है, ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से जाना चाहिए, 7 एकम 7, 8 9 21, हाँ 7 त्रिक 21। फिर 13 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या, ये खुद से ही जाएगी। तो यानी कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13, ठीक है। अब LCM के लिए सबसे पहले चलो HCF के लिए क्या था, महत्तम समापवर्तक, ये क्या था, उभयनिष्ठ देखना था अभाज्य संख्या में और उनकी घातें क्या हो, कम हो। तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, इन दोनों में 2 तो है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है तो उसको छोड़ो, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ो। 13 जो है उभयनिष्ठ है और दोनों जगह दोनों की घातें 1 1 ही है, तो हमें छोटी घात लेनी है तो 1 1 दोनों में ही है, तो यानी कि 13 ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 13। LCM क्या होता था, सभी संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल और उनकी सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 को ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो इसको भी ऐसे ही लिख लो। 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसकी सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात एक है ही, एक एक दोनों जगह है तो एक ही होगी। तो अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 × 21, 21 × 13। इसका फिर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 7 × 2, तो 7 × 21, 21 × 13, तो ये हो जाएगा 182 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया इतना और एचसीएफ ये आ गया। और अब हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। हमें इनकी संख्याएं गुणा करके सिद्ध करना था क्या वो बराबर है, इन दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर है। तो अब दोनों संख्याओं का गुणन, ठीक है, तो ये आपकी है 26 और 91, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ इसका गुणा अगर करेंगे तो ये आपका है 13 और गुणा 182, और इसका भी हल आएगा आपका 2326। तो अब हम लिखेंगे क्या अंत में लिखेंगे अतः दोनों भाज्य संख्या का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, ये बीच में बराबर का सिंबल लगा दिया, एलसीएम गुणे एचसीएफ है। बस यही हमें जांच करना था, हमने जांच कर दिया। इसी का दूसरा पार्ट है, 510 है और 92 है। ठीक है, तो अब 510 का पहले हमें गुणनखंड रूप में लिखना है। तो 510 को हम करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 1 11, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 सते 21, 3 8 24, हाँ जाएगा, 3 8 24, 1 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 25, नहीं 3 से फिर नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, तो फिर 5 से, हाँ जी 5 से जाएगा, तो 5 1 5 और यहाँ से 3 आएगा 35, 5 सते 35, आ गया आपका 17, और 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही जाएगा। उसके बाद है 92, तो 92 का भी हम कर लेते हैं गुणनखंड 2 से, तो 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 अभाज्य संख्या है तो वो किसी से नहीं जाएगी, अपने आप से ही जाएगी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 510 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और सब अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो घात तो बन ही नहीं रही कोई सी। ठीक है, और 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 23, यानी कि 2 की घात 2 गुना 23। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता था, उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसकी सबसे छोटी घात यहाँ पे है, यानी कि 2 लिख लेंगे। और क्या कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं, 23 इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ये हो गया। एलसीएम होता है प्रत्येक, मतलब सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि 3 को वैसे ही लिख लेंगे। 5 इसमें नहीं है, यानी कि 5 को वैसे ही लिख लेंगे। और फिर 17 इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको 23 भी इसमें है, उसमें नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और फिर हम इसका गुणाफल कर लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 23460। ठीक है, आप रफ में कर लेना साइड में। ठीक है, अब हमें इसके साथ चेक भी करना था, तो अब दोनों भाज्य संख्या का गुणनफल, तो दोनों भाज्य संख्याएं क्या है, 510 और 92। इससे हम गुणा करेंगे, तो 510 को हम इधर रखते हैं और 92 को इधर रखते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1020 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 से करेंगे 0, 9 1 9, 9 पचे 45,
ठीक है, तो 0, तो ये आ जाएगा आपका 46920। ठीक है, अब और एलसीएम गुणा एचसीएफ भी करना था, तो एलसीएम आपका तो ये आया है और एलसीएम ये है और एचसीएफ 2 था। इसको गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो 46920 और यहाँ पे भी 46920, यानी कि दोनों बराबर है। तो अंत में लिखेंगे अतः दोनों भाज्य संख्या का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, ये ऐसे करना है। इसका तीसरा पार्ट आप खुद करोगे, नहीं समझ में आएगा तो वेबसाइट पे जाके देख लेना हल। हाँ, ओके।